हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आपका चैप्टर देख सकते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से हम टोटल 131 क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा डिटेल के साथ। तो इसको दो भाग में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए ये पहला वीडियो में 65 क्वेश्चन और दूसरा में भी 65, जो बच गया मतलब 66 को। ऐसे दो पार्ट में आपको मिलेगा ये वीडियो। इसके अलावा इसका पहला चैप्टर जनन जो है, जीवों में जनन, पहला चैप्टर बायोलॉजी का, वो मैं करा दिया हूँ। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। नहीं देखे तो आई बटन में जाकर देख लीजिए। और आपका एग्ज़ाम पैरामेडिकल का जो है वो होगा ही, क्योंकि मेरा 30 तारीख से BHU का एग्ज़ाम है, बीएड वाला। तो जब ये एग्ज़ाम शुरू हुआ तो वो भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सभी लेट है, तो सब शुरू होगा तो एकदम तेज़ी में होगा सभी। ठीक है, तो अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। और मैं शुरू करती हूँ आपको फिर से क्वेश्चन देना। और इसके अलावा मैं पैरामेडिकल के सारे प्रीवियस ईयर, लगभग मैं 2012 से लेकर 2019 तक का सारे प्रीवियस ईयर मैं करा दिया हूँ। नहीं देखें तो वो पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का जो आपका प्लेलिस्ट बना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर पूरा देख जाइए। और मैं बहुत सारा वीडियो पैरामेडिकल का डाल चुका हूँ, वो सभी आपको प्लेलिस्ट और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, तो जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, यह 12th के स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर आपको मिलेगा 12th में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? अब बोलिए कितने सूत्री की विभाजन आवश्यकता है, माने 100 परागण बनने के लिए तो कितना होगा? तो आपका 25 गो, क्योंकि 4 गो का एगो, तो आपका 1 से 4 गुण सूत्र होगा, तो 100 परागण बनाने के लिए 25 आएगा आंसर आपका सी। चलिए 2 नंबर, द्विनिषेचन का अर्थ है। तो द्विनिषेचन का अर्थ क्या है? तो द्विनिषेचन का है कि 2 पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो क्या कहलाता है चमगादड़ द्वारा परागण? जो चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, काइरेप्टेरोफिली। ठीक, काइरेप्टेरोफिली कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घोंघा माने घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो क्या कहलाता है घोंघे द्वारा परागण? तो वो कहलाता है आपका मेलोफिलिया। ऑप्शन नंबर ए, मेलेकोफिली कहलाता है घोंघे द्वारा परागण। अब मुझे आपको एक कमेंट करके आंसर बताना है कि घोंघा किसके अंतर्गत आता है। जैसे आपका जितना झींगा, केकड़ा, ये सभी एनिलिड में आता है। सॉरी, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, घोंघा जो है आपका मोलस्का में आता है। केस में मोलस्का में। तो ये कमेंट करके आप बताइए कि आपका छिपकली, केकड़ा, मतलब जिसका अधिक पैर होता है वह किस श्रेणी में आता है। जैसे आपका घोंघा मोलस्का के अंतर्गत, तो वह सब किस में आता है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आप अपना वीडियो का आपका क्या रिस्पॉन्स है इस वीडियो के बारे में थोड़ा कमेंट करके बता दिया करिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पहले बताते थे और मैं भी बीच में नहीं डाल रहा था, तो उतना कम्युनिकेशन नहीं बना। तो इस वीडियो से फिर से शुरू हो जाइए आप लोग, ठीक है, और कंटिन्यू हो जाइए। और नया है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए 5 नंबर, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। कल भी क्वेश्चन आया था। तो बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक फल। अनिषेक फल कहते हैं। बिना निषेचन का ही फल प्राप्त होगा, तो इसे निषेक फल कहते हैं। चलिए 6 नंबर, निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज किसने की? तो वह की आपका स्टारबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी, स्टारबर्ग ने आपका निषेचन का खोज किया। ठीक है, चलिए 7 नंबर, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक कहते हैं जिसमें बीजों में भ्रूण पोषण रहता है, एंडोस्पर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को
कहते हैं। अब जाइगोट से भ्रूण तक बनने का जो भी प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट से भ्रूण तक बनने की क्रिया को। चलिए 9 नंबर, परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? तो वो है आपका बीजांड काय का। ऑप्शन नंबर ए बीजांड काय का है। ठीक है, चलिए 10 नंबर, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? एरिल मतलब आवरण, मान सभी ओर से आवरण। तो एरिल किस में नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है आम में। ठीक है, मतलब एरिल मान झिल्ली, जैसे कि लीची हो गया तो लीची पर एक झिल्ली जैसा होता है, आम में ऐसा नहीं होता। अब उसको हम खोइया बोलते हैं, तो खोइया को हम एरिल नहीं कह सकते। बाकी सब जितने हैं ये आपको दिख रहा है, लीची, शरीफा, आई क्या है, मिरिस्टिका, इस सब में पाया जाता है। बहुत सारा लड़का मिर्चिका मार देगा, आम छोड़ देगा, लेकिन वो गलती कर देगा, आंसर नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आम में एरिल नहीं होता है और बाकी में होता है, शरीफा, लीची और मिर्चिका में। चलिए 11 नंबर, इनमें से कौन नर युग्म से संयोग करके भ्रूण पोषण बनाता है? तो कौन है जी इसमें? तो वो है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये है द्विकेंद्रक है जो नर युग्म से संयोग करके भ्रूण पोषण बनाता है। नर और मादा दो होता है, लेकिन ये नर से ही कर लेता है, तो द्वितीय केंद्रक वाला। चलिए 12 नंबर, एंटोमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कीटो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कीटो द्वारा होता है आपका एंटोमोफिली पर परागण होता है, ये कीटो में होता है ये। ठीक है, चलिए 13 नंबर, आर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पक्षियों में होता है, आर्निथोफिली द्वारा। आई एंटोफिली द्वारा कीटों में होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वेली क्या है आपका? वेलिस नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो किस प्रकार का पर परागण होता है? तो होता है जल परागण में। ऑप्शन नंबर ए जल परागण में होता है वेलिसन नेरिया में आपका जल परागण द्वारा होता है। चलिए 15 नंबर, एनीमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो वो होता है वायु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वायु द्वारा होता है एनीमोफिली परागण, वायु द्वारा। चलिए 16 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तब किसके होते हैं? तो ये देख लीजिए, तो ये आपको बहुत सारा बच्चा बी और सी मारेगा, एकदम सही मार देगा। मतलब आकर्षक, बी बड़े छोटे और रंगहीन, ये दोनों होता है वायु परागित पुष्प। ठीक है, और छोटा होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? बोलिए, चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मारमीफी। ऑप्शन नंबर बी मारमीकोफिली। अभी हम क्या पढ़े थे आपका? तो ये जो कीट में होता था उसको क्या बोले थे हम? तो वो बोले थे हम किधर गया? ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, आर्निथोफिली। यह किस में होता है आपका परपोषण? तो ए होता है आपका पक्षियों में, आर्निथोफिली। और कीटों में जो पढ़े थे वो किसके द्वारा? तो होता है एंटोमोफिली द्वारा। ये पढ़े है चींटी, तो चींटी के द्वारा परागण होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो मारमीकोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर, सामान्यतः कैंपसेला में भ्रूणपोष होता है। तो कैसे होता है उसमें भ्रूणपोष? तो वो होता है आपका त्रिगुणित होता है आपका किस में? तो कैंपसेला में भ्रूणपोष त्रिगुणी होता है। चलिए 18 नंबर, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है?
तो वो नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आर आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम संरचना नहीं होता है आवृत बीजी में, बाकी सब होता है आपका परागकोश, अंडक, आइग्रु युग्मोकोदिफ। चलिए 20 नंबर टोटी पोटेंसी हाई। टोटी पोटेंसी हाई तो ये क्या है? तो ये है आपका मध्य में कोशिका से जीव का विकास। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई भी कोशिका होगा उसके बीच में जो विकास होता है, माने उसमें मोटाई, चौड़ाई, पतलाई, जो भी उसमें विकास होगा। अब विकास तो होगा जब उसमें मोटाई होगा, पतलाई होगा तो मतलब उसमें विकास ही नहीं हो रहा है। तो जिसमें मध्य में कोशिका के अंदर जो विकास होगा उसका आकार बढ़ेगा, तो उसके अंदर का भी आकार बढ़ेगा तब ना आकार पूरा बढ़ेगा। तो वो जो बढ़ता है उसमें विकास होता है उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है। चलिए 21 नंबर किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया? तो ये किया स्टीनवार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी स्टीनवार्ड ने किया। चलिए 22 नंबर एक प्ररूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश प्राय है। तो क्या है यह? तो यह 7 कोशिकीय है। ऑप्शन नंबर डी 7 कोशिकीय है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नीचा होगा। चलिए क्या क्वेश्चन पढ़िए। बीजांडकाय में पाए जाने वाली संरचना को स्पेरोकाइट की अंतिम अवस्था, यहाँ पर लिखा क्या है? अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? जो अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गुरु बीजाणु मृत कोशिका। ऑप्शन नंबर ए गुरु बीजाणु मृत कोशिका कहते हैं किसको? स्पाइरोफाइट की अंतिम अवस्था को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रोगैमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचती है? तो किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचती है? तो वो पहुंचती है आपके माइक्रोफाइल द्वारा नलिका में भ्रूण तक पहुंचती है। चलिए 25 नंबर आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हो, इसके बाद जाता है। तो बोलिए किसके द्वारा? तो ये होता है भ्रूण पोषों में होता है ऐसा परिवर्तन। ठीक है। भ्रूण पोष में होता है। आवृत बीजी में पादप के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, तो वो भ्रूण पोष में होता है। चलिए 26 परागकोश भित्ति में किसमें कौन सा नहीं होता है? परागकोश में भित्ति में कौन ई 4 में से नहीं होता है? तो वो नहीं होता है आपका ई वाला इंटेगुमेंट नहीं होता है उसमें। चलिए 27 नंबर भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? तब भ्रूण कोश में कौन सा इसमें का नहीं होता है? तो क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ 27। तो ये नहीं होता है आपका एंटीपोडल्स। तो इसमें ध्यान से देखिए यह परागकोश भित्ति में कौन सा नहीं है? तो इंटेगुलुमेट। तो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन होता है। तो ये तीनों याद कर लीजिए, एंडोथीसिस टैपिटम और ये क्या है? मध्य परत। उसी तरह इसको भी याद कर लीजिएगा भ्रूण कोश में कौन कौन होता है। तो अंड समुच्चय, गुरु बीजाणु जनन कोशिका और 2 ध्रुवीय केंद्रक। ई नहीं होता है एंटीपोडल्स। ठीक है। चलिए 28 नंबर केंद्रीय भ्रूण पोषों में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र के विकास के बाद क्या होता है ये आपको बताना है। विकास के बाद तो वो होता है कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है कब? केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन जब हो जाएगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। चलिए 29 नंबर निषेचन क्या है? अब बताइए निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ये पढ़िए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोग। ठीक है। 2 चीज़ मिलते हैं तो वो निषेचन होता है। अब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पूरा डिटेल होगा, तो मैं डिटेल नहीं करूँगा। देखिए 30 नंबर
द्विनिषेचन को खोज की। अब किसने द्विनिषेचन की खोज किया? तो ये किया था ये देखिए जो खोज किया वो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको भूलना नहीं है। तो नवास चीन ने खोज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, चिरस्थायी बाध्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो चिरस्थायी बाध्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है बैगन में। ऑप्शन नंबर ए, बैगन में चिरस्थायी बादल पाया जाता है, बैगन में। ठीक है। चलिए 32 नंबर, युग्म जनन क्या है? तो युग्मजन क्या है? तो ये है आपका द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। क्या युग्मजन क्या है? तो वो द्विगुणित है। चलिए 33, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो होती है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने। एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने खोज किया है। ठीक, बहुभ्रूणता की खोज एंटनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया है। चलिए 35 नंबर, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? क्रमशः क्या कहलाता है? अब कौन किसका किसका है? तो वो हो गया अंड, बीजांड और भ्रूणपोष। N हो गया अंड और बीजांड बनेगा तो 2N हो जाएगा और भ्रूणपोष बनेगा तो 3N हो जाएगा। ठीक है। चलिए यह इस स्थिति में मिलता है यह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है बीज में। ऑप्शन नंबर बी, बीज में परिवर्तित हो जाता है बीजांड। उसके बाद अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। तो किस में मिलता है? तो वो मिलता है अंगूर में। ऑप्शन नंबर ए, अंगूर में मिलता है अनिषेक जनन, अंगूर में मिलता है। चलिए 38 नंबर, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा विभाग होते हैं। तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है और ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है आपका बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में। चलिए 39 नंबर, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वो कैसे होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो वो होता है गुरु बीजांड। ऑप्शन नंबर बी, गुरु बीजाणु मृत कोशिका में। गुरु बीजाणु मृत कोशिका में होता है। चलिए 40 नंबर, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो होती है गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु से होती है भ्रूण कोश की उत्पत्ति, गुरु बीजाणु से। चलिए 41 नंबर, माइक्रोस्पोरेंजिम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टैपिटम। ऑप्शन नंबर किधर गया? सी, टैपिटम कहते हैं। ठीक है। चलिए 42 नंबर, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो वो होता है पक्षी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षी द्वारा होता है। तो सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो पक्षी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा अंग भाग लेता है? तब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्न में से कौन सा भाग लेता है? तो वो लेता है फूल लेता है। ऑप्शन नंबर ए, फूल लेता है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फूल। चलिए 44 नंबर, एक परारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो ए होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। एक प्रायरूपी पुष्प में कितने पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 गो होते हैं। चलिए 45 नंबर, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तब पुष्प कृषि
इनमें से क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर। ठीक है, मतलब फूल के खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। कमेंट करके आपको बताना है मुझे मछली पालन को क्या कहते हैं, और दूध पालन में क्या उसके लिए क्या है, माने दूध के ज़्यादा उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति लाया गया। ठीक है, चलिए तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? अब नर जनन संरचना को क्या कहते हैं फूल में के? तो उसे हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग, उसको पुंकेसर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पुमंग हो गया फूल के नर भाग को। कमेंट करके बताइए मुझे मादा भाग को क्या कहते हैं? हम फूल के मादा भाग को क्या बोलते हैं? चलिए 47 नंबर, पराग तथा स्पोर्ज के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए पेलिनोलॉजी कहते हैं पराग तथा स्पोर्ज के अध्ययन को। चलिए 48 नंबर, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? अब पराग कणों में कौन सा विटामिन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है विटामिन बी होता है। ठीक है, पराग कणों में विटामिन बी होता है। चलिए 49, सूर्यमुखी फूल के पौधों के पराग कण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? एक बा के बाद आपका बाद के बाद खो देती है। तो ये आपको बताना है कितने देर के बाद खो देती है। तो वो खो देती है 3 घंटा के बाद। 3 घंटा के बाद वो परागकण अपनी जीवन क्षमता खो देती है। 3 घंटा के बाद सूर्यमुखी फूल। ठीक है, मतलब 3 घंटा बाद मुरझा जाएगा सूझ बोले तो। चलिए 50 नंबर क्या है? भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो कौन है जी? तो वो है आपका पी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर किधर गया? डी, पी महेश्वरी है भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक, पी महेश्वरी। चलिए 51 नंबर, बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी भूम्युपारिक कहते हैं। चलिए 52 नंबर, पीलियम ब्रियोनी पाई जाती है। अब किस में पाई जाती है यह पीलियम ब्रियोनी? तो ये पाई जाती है सिस्ट्रस में। क्या? सिस्ट्रस में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्र में पेबंद लिखा है, पेबंद लगना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव है। किसका अभाव है? तो अभाव होता है किसका? तो वो होता है कैम्बियम का। ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम का अभाव होता है, इसीलिए इसे पेबंद लगाना असंभव है। चलिए 14 नंबर, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो किसने की थी? तो वो की थी नवास्चीन ने। ऑप्शन नंबर बी नवास्चीन। इसके पहले भी आया था द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो नवास्चीन ने। चलिए 55 नंबर, भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष क्या है? तो वो है आपका त्रिगुणी। ये तो पहले भी आ गया है, त्रिगुणी है। तो भ्रूणपोष क्या है? तो यह त्रिगुणी है। यह है ना आपका भ्रूणपोष क्या था? 3n 3n, बीजांड क्या था? 2n, और अंड क्या था? तो सिर्फ n था। तो इसीलिए यह 3 गुणी है, तो मतलब त्रिगुणी, इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए 56 नंबर, केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किस में होता है? तो केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किस में होता है? तो वो होता है नारियल में। ठीक है, नारियल में केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, केंद्र में होता है, उसी में ना उसका सब भोजन मूल भाग तो उसके केंद्र में ही होता है, ऊपर से आवरण होता है। चलिए 57 नंबर, कोशिकीय भ्रूणपोष किस में होता है? तो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है धतूरा में। ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष धतूरा में होता है, जिसे शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है, धतूरा वही है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? जब भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है आपका आपका ऑप्शन नंबर डी गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु से होता है भ्रूणपोष की उत्पत्ति। एक का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है,
चलिए 59 नंबर, इनमें कौन द्विगुणी है? अभी अभी त्रिगुणी हो गया भ्रूण पोष, तो द्विगुणी कौन सा है? अभी अभी मैं बताया था, तो ये है आपका द्विगुणी, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक केंद्रक वाला द्विगुणित होता है। तो ये मुझे बताइएगा द्विगुणित कौन सा है? ये तो द्वितीयक केंद्र वाला हो गया, तो द्वितीयक केंद्र वाला कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप। चलिए 60 नंबर, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है जी? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, परारोगेमी कहलाता है। चलिए 61 नंबर, सामान्य आवृत्त बीजी कोष भ्रूण कोष होता है, तो कौन होता है सामान्य? तो वो होता है 7 कोशिकीय वाला, 7 कोशिकीय वाला होता है आपका सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है 7 कोशिकीय वाला। चलिए 62 नंबर, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो कहते हैं फ्यूलिक, आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्यूनिकल कहलाता है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। चलिए 63, वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है, तो वो कौन है? तो वो है नाभिका है, क्या है? नाभिका है आपका, बीजांड वृत्त से जुड़ता है, उसे हम नाभिका, जिसे नाभि बोलते हैं। चलिए 64 नंबर, एनाट्रोपस बीजांड होता है, तो एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? मतलब गोलीय होता है कि कैसे होता है? तो होता है उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है बिना ट्रोपस बीजांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 70 तक देख लिया जाए। कुछ पुष्पों के परागकोश एक वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है, यह होता ही नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं? माने मुश्किल से होगा या फिर होकबे नहीं करेगा, तो उसको हम, वह कौन सा है, उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, हर्कोगैमी में बहुत मुश्किल से होता है परागन या होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए 66, पुष्प के मादा जनांग को क्या कहते हैं? मादा जनांग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम जयांग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जयांग कहते हैं। चलिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में करेंगे और 65 क्वेश्चन। आपको पहले ही बता दिया गया है, इस चैप्टर में 131 क्वेश्चन मिलेगा, 66 में करा दिया हूँ, और क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके 2 पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपके जो भी आस पड़ोस रिलेशन भाई बहन 12th का क्लास में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें भी थोड़ा बोलिए इस चैनल के बारे में। यहाँ मैं शुरू करूँगा और शुरू कर भी दिया हूँ आपका, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उनके लिए मैं टेस्ट आपका हर सब्जेक्ट से टेस्ट मैं लूँगा, 10 हर चैप्टर से 10 सेट होगा या 15 सेट, इस तरह से मैं कराऊँगा। तो शेयर करिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।